नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है, नया इतिहास रच रहा है। तो निवेश के मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल है। बैंकिंग, पर्यटन क्षेत्र में सभी राज्यों को पछाड़ा है। गरीबी उन्मूलन में भी सबसे आगे है यूपी। तो योगी राज में विकास हो रहा है और यूपी का नया इतिहास। गरीबी उन्मूलन के तहत गरीबी रेखा से 3.43 करोड़ लोग बाहर हैं। तो 31 करोड़ घरेलू पर्यटकों के साथ नया रिकॉर्ड। तो 2021-22 में जीएसडीपी में हुई है 20% की बढ़ोतरी। तो योगी राज में किस तरीके से विकास हो रहा है, इसी का नतीजा है कि आज यूपी देश का तेजी से विकास करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश सरकार यानी सीएम योगी का लक्ष्य है कि यूपी को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का राज्य बनाए। तो और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी लगातार यूपी में निवेश पर भी जोर दे रहे हैं। तो जून 2023 में बढ़कर बीमारू से अब सरप्लस राजस्व वाला राज्य बना है। तो देखिए, योगी राज में विकास, यूपी का नया इतिहास रच रही है योगी सरकार। बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। तो गरीबी रेखा से बाहर लाकर मुख्य धारा में शामिल किया है लोगों को। निवेश पर जोर दिया जा रहा है। तो यूपी में योगी सरकार विकास को रफ्तार दे रही है। योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सब पर भारी है। यूपी ने इस बार बाजी मारी है। सीएम योगी का कोई जोड़ नहीं है, विकास का कोई तोड़ नहीं है। यूपी प्लस योगी उपयोगी। विकास के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सही हैं। योगी के सिर सजा है विकास का ताज। अब बाबा लाएंगे रामराज, ये बड़ी बातें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के बाद, उसको गौर करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नया इतिहास रच रहा है। ये मुख्य बातें सीएम योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। अंत्योदय का संकल्प पूरा योगी सरकार में नहीं होगा, कोई भी काम अधूरा, ये विश्वास है सबका सीएम योगी आदित्यनाथ पर। तो सीएम योगी ने बीमारू राज्य का ठप्पा हटाया है और यूपी में निवेश लेकर आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि अब उत्तर प्रदेश को सभी संकल्प और संपन्न राज्य के रूप में देखते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य आज किस तरीके से विकास की नई उड़ान भर रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, योगी प्लस यूपी उपयोगी साबित हो रहा है। यूपी में किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं वो सभी के सामने है। नए इतिहास रचे जा रहे हैं, निवेश आ रहा है। क्या कुछ और खूबियां? उन्नति, देखिए, निश्चित तौर से आज क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए गौरवान्वित वाला करने वाला पल है और निश्चित तौर से उसके हम लोग भी साक्षी बन रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, जितनी योजनाएं होती, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हों, चाहे विश्व बैंक की योजनाएं, वो यहाँ पे आती जरूर थी, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाते थे। पर अब वही अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और जिसका आपने जिक्र किया, यूपी प्लस योगी इजिकल टू उपयोगी, ये 2022 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया था। उस नारे को न केवल साकार बल्कि सच करके दिखाया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। बैंकिंग क्षेत्र की बात करेंगे, चाहे शेयर बाजार की बात करेंगे, चाहे पर्यटन की बात करेंगे, चाहे नीति आयोग की अपनी पर्सनल रिपोर्ट की बात करेंगे, उस सब में उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बीमारू राज्य से अब राजस्व बढ़ाने वाला राज्य में आया है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज जो शेयर मार्केट्स की जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता था, वो पहले महाराष्ट्र में होता था। इकोनॉमिक राजधानी कही जाती है देश की, और उसको पिछाड़ने का काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश में जो शेयर बाजार को लेकर इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। साथ ही साथ आपको पर्यटक के लिहाज में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश होता था पहले, आगे होता था, तमाम जो साउथ के जो प्रदेश होते थे वो होते थे। पर उत्तर प्रदेश में इस साल आप देखेंगे तो 31 करोड़ से ज़्यादा घरेलू जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आप बैंकिंग के निवेश की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली पसंद बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। तो इन्वेस्टमेंट की बात की अगर हम करेंगे तो भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले लोग आने से डरते थे, जो इन्वेस्टमेंट्स होते थे, जो इन्वेस्टर्स होते थे, उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे, पर योगी सरकार का जो सबसे पहला कदम था कानून व्यवस्था को ठीक करना। निश्चित तौर से कोई इन्वेस्टर होगा, कोई अग्रणी कंपनियां होंगी, बड़ी कंपनियां होंगी, अगर वो उत्तर प्रदेश का रुख करेंगी तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कानून राज यहाँ का
सही है, कि कानून लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे ठीक है, उसकी सबसे पहले मिसाल दी थी योगी सरकार ने। और योगी मॉडल न केवल प्रदेश में बल्कि देश के कोने कोने में माना जाता है। तमाम ने जगह देखा था कि योगी मॉडल की जिक्र होता था, उसको अपनाने की कोशिश की जाती थी। उसी का चलते नतीजा है कि आज न केवल योगी सरकार का कानून का मॉडल है, लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल, बल्कि उनकी बैंकिंग का, उनके निवेश का, उनके शेयर बाजार के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका, पर्यटन की बात करेंगे, नीति आयोग की जो इम्प्लीमेंट की बात करेंगे, उन सब में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 बना है। तमाम जो राज्य है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करेंगे, चाहे कर्नाटक की बात, चाहे केरल की बात करेंगे, चाहे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों की बात करेंगे, उन सबको पीछे करके कहीं ना कहीं सबसे आगे अग्रणी भूमिका में नजर आने लगा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो टॉप मॉडल। तो निश्चित तौर से जो केंद्र की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की बात हो तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि तमाम राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य की भी बात करूंगा, उन सब में जो डबल इंजन की सरकार की जो इम्प्लीमेंट किया गया, जो फायदे हैं, जो अंत्योदय तक की जो योजनाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा पहुंचती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो निश्चित तौर से इस समय जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें बैंकिंग सर्वे की बात करेंगे, जिसमें हम नीति आयोग की भी बात करेंगे, ये इनकी खुद की रिपोर्ट्स है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश इन तमाम राज्यों से आगे है और अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकल के राजस्व देने वाला राज्य बना है। उन्नति बिल्कुल, देखिए किस तरीके से नए इतिहास रचने के लिए पूरे तरीके से तैयार है सरकार। लेकिन बड़ी बात देखिए मनीष ये भी है कि निवेश के लिए आज बड़े बड़े जो देश हैं, जो कंपनियां हैं, वो उत्तर प्रदेश को एज अ बेस्ट ऑप्शन देख रही हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश ने खुद को तैयार किया है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर से उन्नति देखिए कोई एकदम आसान नहीं था। जब उत्तर प्रदेश योगी सरकार को मिला था तो शायद ये कंडीशंस नहीं थी, उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, पर इन्वेस्टर्स के अंदर आपको विश्वास जगाना होता है, अपनी जनता के अंदर, अपने लोगों के अंदर आपको विश्वास जगाना पड़ता है। और शायद उस चीज़ को सबसे पहले अचीव किया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कि कैसे आम जनता की बात करें चाहे इन्वेस्टर्स की बात करें, उनके अंदर एक विश्वास का भाव होना चाहिए। भाव कैसे आता है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपकी कानून व्यवस्था प्रदेश की कैसे है, उससे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इन्वेस्टर समिट्स हमने देखी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखा, तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज देखी, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी जो पहले हम बाहर से मैन्युफैक्चर करते थे, अब वो उत्तर प्रदेश की नोएडा में स्थित है। सबसे ज़्यादा मोबाइल आपको जो हैंडसेट्स हैं वो नोएडा में बनते हैं। तो निश्चित तौर से एक आत्मविश्वास बढ़ा है न केवल सरकार का बल्कि सरकार के आने वाली जो जनता है, आम जनता के बीच में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है उसका कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है। तो उसका नतीजा है कि आपने जब एक ज़मीनी से काम करना शुरू किया था, ज़मीनी स्तर से काम करना शुरू किया था, आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभाली, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम किए, आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर्स के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया, आपने जो पर्यटन थे उनको कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टिविटी जुड़ी है। बुंदेलखंड जो चित्रकूट का इलाका था वो आपने जोड़ने का काम किया है, पूर्वांचल को काशी को जोड़ने का काम किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बने हैं, गंगा एक्सप्रेसवे आपका बन रहा है जो कि मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा। तो निश्चित तौर से जो दूरियां थी, जो सुगम, उसको बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। निश्चित तौर से आपने पहले योगी सरकार ने पहले जो जमीन स्तर पर काम किया है, अंत्योदय तक की जो योजनाएं थी जो जनता तक पहले पहुंच नहीं पाती थी, बीच में बहुत बंटवारे होते थे, उनको कहीं ना कहीं खत्म करने, बिचौलियों का जो काम होता था उनको खत्म करने का काम किया है। तो निश्चित तौर से आत्मविश्वास है, जो जनता का आत्मविश्वास है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दिखता है। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अलग है, इन्वेस्टर्स की भरमार है, इन्वेस्टमेंट है, और सबसे बड़ी चीज कि बैंकिंग निवेश की बात करेंगे, शेयर बाजार की बात करेंगे, पर्यटन की बात करेंगे, तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जी बिल्कुल, देखिए और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो बुलडोजर बाबा की छवि कहीं ना कहीं कायम की गई है, उसी का नतीजा है कि आज बड़े बड़े माफिया जो सरेआम जो गुंडागर्दी फैलाते थे, आज वो खौफजदा रहते हैं और खुद तख्ती लगाकर आते हैं सरेंडर करने के लिए। ये भी अब बड़ी उपलब्धि। निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र सबसे पहले आता है। कभी भी अगर किसी भी राज्य की स्थिति को आप निकालना हो, बीमारू राज्य से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले होता है कि आप कैसे अपने जनता के बीच विश्वास लाएंगे। जनता के विश्वास लाने का सबसे मुख्य चीज़ होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना। बाबा का बुलडोजर जब गरजा था तो सबने देखा था उसका कि तमाम जो बड़े बड़े अपराधी थे, जो अपराधियों से बढ़ के मानवीय तक की श्रेणी में आते थे और एक तरफ से अपना हुक्म चाहते थे, चाहे प्रयागराज की बात करेंगे, चाहे मऊ की बात करेंगे, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की बात करेंगे, वहाँ पे आके
आके सबसे पहले कानून को राज के स्थापित करने का काम किया है। बाबा का बुलडोजर न सिर्फ गर्जा है, तबकि विकास के पथ पे भी चला है। जहाँ पे जरूरत पड़ी है वहाँ पे उन्होंने जो अवैध निर्माण थे उनको गिराने का काम किया है, तो वहीं पे जो नए, अगर हम बात करेंगे एक्सप्रेसवे को, उनको बनाने का काम भी किया है। तो बाबा का बुलडोजर को कहाँ उपयोग करना है, बुलडोजर पहले भी थे, बुलडोजर पहले भी उपयोग करते थे, तो उनको कैसे सदुपयोग किया जाए उसका सही जीता ज़्यादा उदाहरण आपको देखना है तो आपको उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ेगा, जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर गरजता है, तो वही विकास के पथ को नई विकास की धारा से मुख्य धारा को जोड़ने के लिए वो बुलडोजर विकास के काम में भी यूज होता है। काम चीज़ें पहले भी उन्नति यही थी उत्तर प्रदेश में, यही लोग थे, यही अधिकारी थे, यही आला अधिकारी थे, यही इक्विपमेंट्स थे, पर काम करने की शैली अलग थी, काम करने का ढंग अलग था। और शायद 2017 के बाद से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं और उन्होंने अपने काम करने की स्थिति, अपनी जो कार्यशैली थी उसको जब अपनाया है, और जब बाबा का बुलडोजर निकला है, तो 2022 के चुनाव के पहले आपको याद होगा वो तस्वीरें आज तक सबके पास हैं, जब राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खुद प्रधानमंत्री थे, कंधे पे हाथ था, और उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया था कि यूपी प्लस योगी इजिकल टू उपयोगी, और सपने को साकार किया है, उस नारे को सच किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की 2.0 में। अभी 4 साल और बाकी है, और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से मुख्यधारा से जुड़ रहा है, तमाम नई तस्वीरें, बदलता उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है नई कीर्तिमान अपने नाम करता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर है, मिशन 24 की तैयारी में जुटी बीजेपी। दलित और आदिवासी वर्ग पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी अनुसूचित जाति को करेगी सम्मानित, लोगों को सम्मानित कर जनाधार बढ़ाएगी बीजेपी। युवाओं को साधने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो एससी मोर्चा की ओर से सितंबर में दलित युवा संवाद कार्यक्रम, युवाओं को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। सितंबर अक्टूबर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 17 सितंबर को 2 अक्टूबर तक दलित बस्तियों में संपर्क कार्यक्रम आयोजित रहेगा। तो बड़े स्तर पर तैयारी है बीजेपी की, और चरणबद्ध तरीके से ये तैयारी जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी अब शुरू हो चुकी है। अपडेट ले लेते हैं, मनीष हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। मनीष, क्या कुछ अपडेट है? देखिए किस तरीके से अब बीजेपी अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास करेगी, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम रहेंगे इस दौरान? देखिए आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी 2024 के मिशन मोड में है और पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेके चलने की कवायद की जा रही है। इसको देखते हुए अब जो दलित वर्ग है या क्या एससी एसटी जो अनुसूचित जो वर्ग है उनको कैसे अपने साथ लेकर जाए, इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चला जाएगा, जो कि जिसमें दलित बस्तियों में जाके जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं, जो लाभार्थी हैं, जिनको लाभ मिला, उनको ले जाके उनसे जाके संपर्क अभियान चलाया जाएगा और अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया उसको जन जन तक पहुंचाने की कवायद की जाएगी। इसके लिए तमाम जितनी भी अनुसूचित जाति हैं, चाहे आदिवासी वर्ग के लोग आते हैं, उन सब से उनके बीच में जाके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के जो फायदे हैं, जो उन्होंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनको फायदों को लेके चौपाल लगाई जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी किस तरीके से गरीब उन्मूलन के लिए जो सभी वर्गों को साथ लेके चलने के लिए, जिस तरह सभी वर्ग को एक साथ काम कर दिया जाता है, चाहे वो दलित हो, चाहे विशेष वर्ग से आते हो, चाहे अनुसूचित वर्ग से आते हो, चाहे वो आदिवासी वर्ग से आते हो, सबके लिए किस न किस काम किया, उन कामों को लेके भारतीय जनता पार्टी अब उनके द्वार जाएगी, या क्या है कि उनके घर तक जाएगी और साथ ही साथ दलित बस्तियों का भी रुख करती नजर आएगी। विशेष अभियान चला जाएगा, संपर्क अभियान चला जाएगा कि 17 सितंबर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है, एक पूरा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाया जाएगा। तो निश्चित तौर से इस पूरे क्रम में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि भी उस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो फाइनल की जा रही है। माना जा रहा है कि कल से परसों तक 22 तारीख तक वो रूपरेखा पूरी तैयार कर दी जाएगी और कौन से नेता किस नेता की कहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी, इसका भी पूरा जो एक शेड्यूल है वो दिया जाएगा। पर माना जा रहा है कि जो विशेष वर्ग से आते हैं, जो अनुसूचित जाति के आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार का या केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के जो नेता है, उनको भी इस संपर्क अभियान में लगाया जाएगा। जी नीति, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से बड़े स्तर पर तैयारी बीजेपी अब करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर, अवैध डिपो से 2879 लीटर डीजल गायब हुआ है। हिसाब नहीं दे पाने पर 5 लोगों को नोटिस भेजा गया है। तो तेल डिपो और निगम के रिकॉर्ड में अंतर पाया गया है। डिपो के एआरएम समेत 5 की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।
क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो तेल डिपो और निगम के रिकॉर्ड में अंतर पाया गया है। सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। लखनऊ से अगली खबर, गाड़ी पर जाति लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाति सूचक शब्द लिखने पर होगा 5,000 का चालान। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस सख्त हो गई है। जाति सूचक शब्द अगर लिखे जाते हैं तो 5,000 का चालान होगा। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस सख्त हो गई है। तो गाड़ी पर जाति लिखने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। तो परिवहन विभाग और यातायात पुलिस इसके लिए सख्त नजर आ रही है। गाजियाबाद से अब खबर, मोदी नगर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक पर जानलेवा हमला हुआ। 4 लोगों ने युवक को गोली मारी, चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। शामली से अब खबर, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। जच्चा और बच्चा की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लिया है। लापरवाही के चलते अस्पताल को सील कर दिया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता दी थी इस खबर को, जहां तासी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर का ये पूरा मामला है, जहां जच्चा बच्चा की मौत हो गई और इसमें जो चिकित्सक है उन पर गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए। जिस खबर को प्रमुखता दी न्यूज़ 1 इंडिया ने, उस पर बड़ा संज्ञान अब स्वास्थ्य विभाग ने ले लिया है और इस अस्पताल को सील कर दिया गया है। तो तासी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर का ये पूरा मामला था। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। जच्चा और बच्चा की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है इस पूरी खबर पर, जहां अस्पताल को सील कर दिया गया है। तो लापरवाही के चलते अस्पताल को सील किया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर सामने आया है, संज्ञान लिया गया है, अस्पताल को सील कर दिया गया है। क्या अपडेट आगे? इस पूरे मामले में न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया, जिसके चलते शामली के जिला अधिकारी ने और सीएमओ ने खबर का संज्ञान लिया। तत्काल अपनी 4 सदस्यीय टीम बनाकर और तुरंत हॉस्पिटल को सील किया गया और जो हॉस्पिटल संचालक और डॉक्टर थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से अब आगे कार्रवाई की गई है और बड़ा संदेश भी इस कार्रवाई से गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल आपका। श्रावस्ती में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अवैध शस्त्र बनाने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। फैक्ट्री से तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। भिनगा कोतवाली के आरक्षित जंगल के सेखुआ बाबा स्थान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अवैध शस्त्र बनाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। तो 3 अभियुक्त इस दौरान बताए जा रहे हैं कुल मिलाकर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट्री से तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। भिनगा कोतवाली के आरक्षित जंगल के सेखुआ बाबा स्थान का ये पूरा मामला है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। अवैध शस्त्र बनाने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। तो फैक्ट्री से तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
तो बड़ी सफलता ये पुलिस के लिए मानी जा रही है। अवैध शस्त्र बनाने वाले 3 अभियुक्त अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, आगे की कार्रवाई जारी है। फैक्ट्री से तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मथुरा से अब खबर, सिरफिरे बुजुर्ग ने 5 साल के बच्चे की हत्या की है। बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मौत के घाट उतारा है। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी वारदात। तो मौजूद ग्रामीणों ने सिरफिरे की जमकर पिटाई की है। पिटाई के दौरान बुरी तरह घायल हुआ है हत्यारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मथुरा के थाना गोवर्धन इलाके के राधा कुंड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सिरफिरे बुजुर्ग ने की है 5 साल के बच्चे की हत्या। मथुरा का ये पूरा मामला है। बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया है। तो ये पूरा मामला सामने आया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला, रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला है कि इस बेरहमी के साथ ये बुजुर्ग इस बच्चे को पीट पीट कर उसकी हत्या कर देता है। तो मौके पर पुलिस पहुंची है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिरफिरे बुजुर्ग ने 5 साल के बच्चे की हत्या की है। तो बेहद ही शर्मनाक और दुखद ये खबर है कि आज के इस समय में किस कदर अमानवीयता बरती जा रही है। लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। जहां ये बुजुर्ग, सिरफिरा बुजुर्ग इस बच्चे को इस बेरहमी से पीट रहा है, उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है, उसको इस कदर जमीन पर पीट पीट कर। तो मथुरा का ये पूरा मामला है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, लोग पहुंचते हैं बीच बचाव करने के लिए, लेकिन मूक दर्शक ज्यादा बने हुए लोग नजर आते हैं। तो हंसता खेलता ये बच्चा जा रहा था और इस दौरान इस सिरफिरे बुजुर्ग ने इस बच्चे को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। तो पिटाई के दौरान बुरी तरीके से ये मासूम बच्चा घायल हो गया। तो मौजूद ग्रामीणों ने सिरफिरों को रोकने का प्रयास भी किया। पिटाई के दौरान बुरी तरीके से घायल हुआ। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता गगन पंडित हमारे साथ जुड़ गए मथुरा से। गगन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, क्या ये पूरा मामला है बेहद ही ज्यादा शर्मनाक और दुखद ये मामला कि इस सिरफिरे बुजुर्ग ने इस मासूम बच्चे की इस कदर बेरहमी से पिटाई की है। क्या संज्ञान इस पूरे मामले में लिया जा रहा है? जी देखिए, बता दें, अब ये कल शाम की घटना है कि एक अधेड़ बुजुर्ग ने जो है 5 वर्षीय मासूम अंकित को सड़क पे पटक पटक कर मार डाला था। उसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश हुआ, ग्रामीणों ने बच्चे को बचाने का प्रयास, जो अधेड़ सिरफिरे में भी पब्लिक ने उसकी मजामत कर दी। मौके पे पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, सबको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अधेड़ को पब्लिक से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें आपको कि पुलिस का कहना कुछ ही दिन से जो है ये अधेड़ जो है वहां इलाके में देखा जा रहा था। अचानक से अधेड़ ने बच्चे पे हमला किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितनी खतरनाक ये तस्वीर है कि इस बच्चे को कंधे से उठाकर सड़क पे पटक पटक के अधेड़ जो है मार रहा है। इसके बाद मौके पहुंची पुलिस ने जो है अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया है और अस्पताल में उसको भर्ती भी कराया चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि अधेड़ जो है अपने आप को भिंड, मध्य प्रदेश भिंड का रहने वाला बता रहा है और कुछ ही दिन पहले जो है वो इस क्षेत्र में आया था। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, हैरान करता है कि किस कदर जो है इंसानियत जो है आजकल खुद में शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गगन आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। मुख्यमंत्री आवास पर फरियाद लेकर पहुंचे हैं फरियादी। सीएम योगी ने बड़ी संख्या में लोगों की समस्याएं सुनी हैं।
अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी संख्या में लोगों की समस्या, लोगों की फरियाद को सुना है। अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है और इस दौरान लोगों की फरियाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी है। तो मुख्यमंत्री आवास पर ये फरियाद सुनते सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की रहती है कि सीधे वो जनता की समस्याओं से रूबरू हो सके और जैसे ही वो समस्या सुनते हैं मौके पर निस्तारण के आदेश भी संबंधित अधिकारियों को वो देते हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जनता कार्यक्रम में, जनता दर्शन कार्यक्रम में किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ रूबरू होते हैं लोगों से, ये किसी से छिपा नहीं है और मौके पर निर्देश भी वो देते हैं। आज की क्या तस्वीर रही? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे लखनऊ में रहें और चाहे गोरखपुर में रहते हैं, हर जगह सुबह का जो कार्यक्रम होता है वो फिक्स रहता है, जनता दर्शन रहते हैं। इसीलिए माना जाता है कि योगी सरकार जो जनता के द्वार, कहीं ना कहीं जो जनता होती है उससे लगातार रूबरू होते हैं और सीधे संवाद करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपने देखा होगा लगातार लखनऊ के, जब भी वो लखनऊ में रहते हैं, 5 कालिदास आवास में रहते हैं, तो जनता के जनता के दरबार लगाते हैं, जनता की जो तकलीफें होती हैं उनसे रूबरू होते हैं, लगातार दिशा निर्देश देते कि किस तरीके से जो भी जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, उनको तुरंत निस्तार किया जाए। इसको लेकर समय समय पर योगी आदित्यनाथ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों, जो अधिकारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देते आए हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं, जो जनता दरबार में लोग आते हैं, उन जिलों को चिन्हित किया जाए, उन जिलों में देखा जाए कि कहाँ से ज्यादा से ज्यादा जो शिकायतें आ रही हैं, उन जिलों में कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी देखा जाए कि वहाँ उन जिलों से क्यों इतनी शिकायतें आ रही हैं। साफ तौर पे आज ही जनता दर्शन लगाया गया है 5 कालिदास आवास पे और उसमें सीधे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी जो तकलीफें हैं, जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं, उनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। सब खबर, आजम खां का लैब में लिया जाएगा आवाज का नमूना। 25 अगस्त को लखनऊ के विधि विज्ञान लैब में लिया जाएगा सैंपल। दलित समाज के प्रति जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बसपा नेता धीरज कुमार शील ने दर्ज करवाया था मुकदमा। तो 2007 में आजम खां ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। विधानसभा चुनाव के दौरान टांडा थाना क्षेत्र में भाषण दिया था। तो ऐसे में उनका आवाज का नमूना लिया जाएगा, ये सैंपल कलेक्ट होगा लैब में। 2007 में आजम खां ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। विधानसभा चुनाव के दौरान टांडा थाना क्षेत्र में उन्होंने भाषण दिया था, जिसके चलते उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और अब इस पूरे मामले में आजम खां का लैब में आवाज का नमूना लिया जाएगा। तो 25 अगस्त को लखनऊ के विधि विज्ञान लैब में सैंपल लिया जाएगा। तो आजम खां की मुश्किलें इसी के साथ बढ़ सकती हैं। 25 अगस्त को लखनऊ के विधि विज्ञान लैब में सैंपल लिया जाएगा। तो दलित समाज के प्रति जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बसपा नेता धीरज कुमार शील ने दर्ज करवाया था मुकदमा। तो 2007 में आजम खां ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। विधानसभा चुनाव के दौरान टांडा थाना क्षेत्र में भाषण दिया था। तो आजम खां का लैब में आवाज का नमूना लिया जाएगा। तो 25 अगस्त को लखनऊ के विधि विज्ञान लैब में यह सैंपल लिया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आजम खां के वॉइस सैंपल लिए जाएंगे 25 अगस्त को। इस पूरे मामले में 2007 में जो उन्होंने आपत्तिजनक भाषण दिया था, उसकी सत्यता को परखने के लिए क्या कुछ और अपडेट इस संबंध में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से 2007 में विधानसभा के चुनाव थे और चुनाव के दौरान जो है उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था और उस शब्दों को प्रयोग करने के बाद धीरज कुमार शील ने उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था टांडा थाना में। तो उस मामले को लेकर के लगातार जांच चल रही थी, लेकिन अब 25 तारीख को जो है 25 अगस्त को उनकी आवाज का जो है सैंपल लिया जाएगा। यानी कि साफ है कि जो जिस तरीके से उनकी आवाज वहां पे जो भाषण हुआ था, उनका उस भाषण में उन्होंने अपशब्द भाषा का प्रयोग किया था, उस
भाषा को प्रयोग करने को लेकर के उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। साफ तौर पर जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसको लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसके बाद से उनकी आवाज का जो है सैंपल लिया जाएगा। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी कि अब जो है विज्ञान विधि केंद्र में जो है इसका प्रयोगशाला में इसका जो है आवाज का सैंपल नमूना लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ स्पष्ट होगा कि आखिर क्या आवाज ये आजम खां की रही है या किसी और नेता की रही। तो इसको लेकर के अब जो है संशय जो बना हुआ है उसको लेकर के अब आवाज का जो है नमूना लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ में जिस तरीके से दलितों के साथ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था उसको लेकर के अब जो है पुलिस ने इसका नमूना मांगा है। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अब इस पूरे मामले में आगे जांच बढ़ती है और इस मुकदमे में आगे क्या कुछ होता है इस पर नजर रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका। बढ़ते आगे, मेरठ में बदमाशों की खाकी को खुली चुनौती। मेरठ में सराफा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। 13,50,000 रुपए लेकर फरार हुए हैं बदमाश। गन पॉइंट पर सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एसओजी सर्विलांस और 7 टीम बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मेरठ में लगातार बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ। 51 मिनट रेकी करने के बाद लूट की वारदात हुई है। बदमाशों का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। यूपी में चल रहा है त्रिनेत्र ऑपरेशन। डीजीपी का सख्त आदेश है कि शहर में हर संवेदनशील क्षेत्र में कैमरे लगे। तो मेरठ पुलिस ने डीजीपी के आदेश को ठंडे बस्ते में डाला है। तो यूपी में चल रहा है त्रिनेत्र ऑपरेशन। मेरठ में बदमाशों की खाकी को खुली चुनौती। डीजीपी का सख्त आदेश, शहर में संवेदनशील जगहों पर कैमरे से नजर रखी जाए। मेरठ पुलिस ने डीजीपी के आदेश का पालन किया है। मेरठ में सराफा व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। तो 13,50,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं बदमाश। गन पॉइंट पर सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इतने बेखौफ ये बदमाश नजर आ रहे हैं। तो 7 टीम एसओजी सर्विलांस की अब लगातार इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो मेरठ में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। 51 मिनट रेकी करने के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया है बदमाशों ने। अभी तक पुलिस कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है बदमाशों के खिलाफ। तो उत्तर प्रदेश में त्रिनेत्र ऑपरेशन चल रहा है। डीजीपी का सख्त आदेश है, शहर में हर संवेदनशील क्षेत्र में कैमरे लगे। मेरठ पुलिस ने डीजीपी के आदेशों को ठंडे बस्ते में डाला है। मेरठ में सराफा व्यापारी के साथ लूट का ये पूरा मामला सामने आया है। तो 13,50,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। इस पूरे मामले में अब बड़े सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़े हो रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, क्या कुछ जानकारी? देखिए किस तरीके से बदमाशों ने खुलेआम चुनौती दी है खाकी को, क्या कुछ अब हो रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, फिलहाल अगर पुलिस की बात की जाए, पुलिस ने 7 टीम गठित की है। सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। लगातार देखा जाए तो बदमाश बेखौफ होकर मेरठ में घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और तकरीबन अगर बात की जाए, देखिए कल जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उससे पहले कम से कम 50 से 51 मिनट बदमाशों ने रैकी की थी। 5 बदमाश थे, 2 बाइक थी जिन पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। लगातार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद मेरठ शहर के अंदर बिगर नंबर प्लेट की गाड़ी दंदनाती हुई नजर आती है। पुलिस व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बावजूद देखा जाए तो जिस तरह से कल बदमाशों ने बेखौफ होकर घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस का कहना है कि 5 टीम गठित की गई है, बदमाशों की तलाश की जा रही है। मेरठ में उसी से पहले अगर बात की जाए, ब्रह्मपुरी क्षेत्र में व्यापारी के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश घुसे थे और उसके बाद पति पत्नी को गोली मारकर मौके पर ही मौत की घाट उतार दिया था और बदमाश फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने घटना का अनावरण किया, लेकिन लगातार देखा जाए जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बदमाश है खुली चुनौती खाकी को देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। 12 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक बदमाशों का पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। बिल्कुल, देखिए अब पुलिस इस चुनौती को किस तरीके से लेती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।